रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे लोग लाइव आ जाओ। ओके रविंदर, थैंक यू सर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्लास। ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके सिंपल, वेरी गुड मॉर्निंग। हिमांशु, कब स्टार्ट होगी क्लास? बस अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। मंजीश, अंकुर, सागर, अंकित, पवन, अनुज, शनि, विजय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी से। ओके चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम विवेक यादव है। ओके विभोर, थैंक यू, बहुत सारा। ओके, काफी लंबा कमेंट लिखा हुआ है आपने, ठीक है। मेरा नाम विवेक यादव है और आज मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हो आज पहली क्लास है, तो मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं हमें आगे की क्लास कैसे कंटिन्यू करनी है। एक तो लाइव क्लास का मतलब होता है आपको काफी पेशेंस रखना होगा, आपको चीजों को समझना होगा कि जो भी सर हमें पढ़ाने के लिए आए हुए हैं वो खुद ही हमारे डाउट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं करना कि केवल एक पॉइंट लिया और उसी को बार बार आप कमेंट कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में जो डाउट है वो मैं खुद ही क्लियर कर दूं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है और कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है। मतलब एक बार अगर आपने समझने का शुरू किया तो बीच में उसको ब्रेक नहीं करना है, लगातार उसको करते रहना है। तो आज की जो क्लास होगी, सबसे पहली क्लास, आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा सेशन शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपको खुद भी पता होगा कि सर ने कितना करा दिया और आगे हमारा सिलेबस कितना बचता है। और ये जो बैच होगा हमारा अप टू पीसीएस प्री या यूपीएससी प्री तक आपका जाएगा और मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसके क्वेश्चन टिक करना। आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, ट्रस्ट भी आएगा कि आगे सब कुछ बढ़िया होने वाला है, ठीक है। ओके शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला आगे वर्ड लगा हुआ है जियो और दूसरा वर्ड है ग्राफी। तो ये जियो जो वर्ड होता है इसका मीन्स क्या होता है? तब आंसर होगा अर्थ। जबकि ग्राफी वर्ड जो होता है इसका मीन्स क्या होता है? तब आंसर होगा डिस्क्रिप्शन होता है। हिंदी भी लिख लेते हैं इसकी। वही डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? वर्णन, और अर्थ का मतलब क्या होगा? पृथ्वी। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? डेफिनेशन होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी। बहुत अच्छे से समझना है, हर एक पॉइंट को, हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्लास है ये। मतलब हिंदी में बोलेंगे हम, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन, इसको थोड़ा सा समझ लो आप। वर्णन का मतलब क्या होता है? वर्णन का मतलब होता है एक कंप्लीट स्टडी होता है, ठीक है। कंप्लीट स्टडी मतलब आप अर्थ के बारे में भी स्टडी करोगे, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है वो भी आप स्टडी करोगे। पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन जो होगा उसका मतलब होगा कंप्लीट स्टडी। सीजीएल 2012 में क्वेश्चन आया था कि ज्योग्राफी का फादर कौन है। तो यहां से मैं क्वेश्चंस भी साथ के साथ ऐसे ही निकालने हैं। तो आंसर होगा फादर ऑफ ज्योग्राफी आर नोन एज एराटोस्थनीज। यानी हिंदी में बोलेंगे हम, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तब आंसर होगा एराटोस्थनीज को माना जाता है। कई बुक में हेकेटियस दे रखा है, आप ध्यान रखना, हेकेटियस जो थे वो रियल फाउंडर नहीं थे। हेकेटियस जो थे वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के फादर थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी तो आंसर होगा एराटोस्थनीज। अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक। अभी थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम वगैरह के बारे में बताता चलूंगा। नोट भी करना है आप लोगों को, और जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। लेकिन साथ के साथ आपको खुद अपने भी नोट्स आपको बनाने हैं, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और मैं फंक्शन बनाऊंगा सीधा सीधा, उस फंक्शन से ही आपको नोट भी करना है साथ के साथ। आपका जो एग्जाम होगा उसमें ज्योग्राफी को डिवाइड कर दिया जाएगा टू पार्ट्स में। एक तो होगा इंडियन ज्योग्राफी और एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। यानी फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगी एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और सेकंड नंबर पे आएगी इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड और इंडियन, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला होता है, जबकि वर्ल्ड वाला जो होता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो हम इसकी शुरुआत यहां से हम इंडियन ज्योग्राफी से ही करेंगे।
अब अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूंगा तो इसमें पहला चैप्टर जो होगा आपका, ये सिलेबस आपको साथ के साथ नोट भी करना है। पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हम आज पढ़ने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं हर एक चैप्टर में आपको सुनना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में जो मेन टॉपिक होगा आपका वो होगा इंडिया की बाउंड्री कितनी है, किस किस से इंडिया की बाउंड्री टच होती है, इंडिया की बाउंड्री मतलब बाउंड्री लाइन कितनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा इंडिया के फ्रंटियर्स कितने हैं, फ्रंटियर्स मतलब इसको टच करने वाले कंट्री कितने हैं। बाउंड्री लाइन, फ्रंटियर, और इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आती है यहां पे वो आता है डिस्प्यूट, यानी कि विवाद, किस देश से हमारा क्या विवाद है। इतना पहले चैप्टर में हमें कवर करना है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बाद वो होगा फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, मार कर देना सर, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, यानी आप इसको बोलोगे भारत के भौगोलिक भाग, ठीक है। ध्यान से सुनो, भारत के भौगोलिक भाग में क्या क्या आएगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट पे फोकस न करके बोर्ड पे ध्यान दो, आप समझने पे ध्यान दो। तो जो भारत के भौगोलिक भाग होंगे इसमें जो पहला चैप्टर आएगा, जो पहला चैप्टर होगा इसमें आपका वो होगा माउंटेन, यानी एक तो माउंटेन के बारे में बात करेंगे हम। ये सारी की सारी चीजें हमें मैप से कवर करनी है, प्लस इसमें करंट के जितने भी इश्यू हैं वो भी शामिल करने हैं। एक तो माउंटेन आएगा, माउंटेन के बाद जो होगा उसके बाद प्लेट्यू आएगा, यानी कि पर्वत, पर्वत के बाद पठार, पठार के बाद फिर आएंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आइलैंड्स के बाद प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इसी में आ जाएंगे डेजर्ट ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, यहां से आप ये भी समझ लो कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। कोई भी एक माउंटेन पीक का आपसे नाम पूछ लिया, आपसे पूछा जाएगा नंदा देवी माउंटेन पीक जो है वो कहां स्थित है, किस राज्य में है, हिमालय के किस पार्ट में है वो, या तो आपसे माउंटेन पीक पूछी जाएगी या लोकेशन पूछी जाएगी। सेकंड, प्लेट्यू से सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पता होगा प्लेट्यू जो होते हैं वो सोर्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन से प्लेट्यू से किस चीज का यहां से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। आइलैंड में हम करंट से अपडेट करेंगे, अरेबियन सी के आइलैंड पढ़ेंगे, वे ऑफ बंगाल के आइलैंड पढ़ेंगे हम, उसमें क्या क्या करंट के इश्यू चल रहे हैं। जैसे कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, तो कोरल फ्रिंजिंग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आएगा कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, वो आइलैंड वाले सेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद फिर प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो जब आप रिवर वाला चैप्टर कवर कर लोगे उसके बाद आपकी समझ में प्लेन्स अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिर आपका जो तीसरा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, तो तीसरे चैप्टर में जो आएगा वो होगा रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है इसको, यानी भारत का नदी तंत्र। रिवर सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, तो इंडिया के रिवर को आप दो तरह से पढ़ोगे, एक तो नदर्न रिवर और एक पढ़ोगे आप पेनिनसुला रिवर या सदर्न रिवर। हमें हर एक इंडिया के मैप को रिवर को मैप से कवर करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा रिवर सिस्टम के बाद वो होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी आप इसमें पढ़ोगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हिंदी में बोलेंगे हम इसको, जो भारत है हमारा, भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की जलवायु है, कहां कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, किस प्रकार से रेनफॉल होता है, अल-नीनो क्या है, ठीक है, अल-नीनो क्या है, अल-नीनो का क्या इफेक्ट रहता है, हमारे यहां रेनफॉल कब शुरुआत होती है, पूरा का पूरा आप इसमें डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बाद सॉइल ऑफ इंडिया। सॉइल ऑफ इंडिया में आप पढ़ोगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की क्या क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमारी सरकार है, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम को चलाया हुआ है, वो आपका आ जाएगा सॉइल ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में। यहां से हम और आगे बढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया के बाद, तो फिर आएगा एग्रीकल्चर। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना भी है और सुनना भी है। एग्रीकल्चर मतलब हिंदी में बोलेंगे हम इसको कृषि। आप पढ़ोगे हमारे इंडिया में जो कृषि है, कृषि में इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं,
आखिर क्यों लगातार एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। सेकंड होगा कि इंडिया के क्रॉप्स जो होते हैं वो कितने टाइप से इंडिया में क्रॉप पैटर्न को यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा फिर एक एक क्रॉप के बारे में फिर आप डिटेल में पढ़ोगे कि कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन कहां पर, किस राज्य में, किस देश में कम या ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट फिर चैप्टर होगा आपका वेजिटेशन, ठीक है। वेजिटेशन यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको वन क्षेत्र। वेजिटेशन वाले में आप पढ़ोगे कि इंडिया में कितने टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, क्या क्या वेजिटेशन में कौन कौन से प्लांट होंगे, किस टाइप का प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट किस टाइप के वेजिटेशन का एग्जांपल है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। करंट में आप पढ़ते हो एक वेजिटेशन रिपोर्ट आती है यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। इसमें सारे के सारे जो चैप्टर हैं हम मैपिंग से कवर करने वाले हैं। मैं पहले आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगा, थ्योरी समझाने के बाद फिर पूरी थ्योरी कवर कराने के बाद फिर हम उसको मैप पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। आपको करना क्या है, आप इंडियन ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने वाले हैं, आप एक ब्लैंक मैप लेकर जरूर बैठोगे हर एक क्लास में, ठीक है ना। और हर एक क्लास में मैप लेकर बैठोगे आप, मैं यहां इंडिया का मैप बनाकर उस पर समझाऊंगा, आप साथ के साथ अपना जो मैप होगा ब्लैंक मैप आप उस पर ड्रॉ करोगे। बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 8 चैप्टर होगा आपका, और चैप्टर का नाम होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक। ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है परिवहन, यानी आप इसमें पढ़ोगे नेशनल हाईवे हुए, उसके बाद आपका रेलवे हुआ, नेशनल हाईवे, रेलवे, मेट्रो, सी पोर्ट, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर चैप्टर पढ़ेंगे हम मिनरल्स ऑफ इंडिया, ठीक, भारत के खनिज। आप मैप के थ्रू डिटेल में पढ़ोगे कि कौन से राज्य में किस चीज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कहां से किया जाता है, वो आपका आ जाएगा 9th चैप्टर में। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर लास्ट चैप्टर आपका करा देंगे सेंसस, ठीक। सेंसस मतलब जनगणना। तो ये सिलेबस जो था हमारा इंडियन ज्योग्राफी का था। अब आप इसमें बोलोगे सर लेक इंडिया के लेक जो होंगे वो किस में आएंगे, तो मैं इसी के साथ लेक करा दूंगा। माउंटेन पास किस में आएंगे, तो फिजियोग्राफिक रीजन वाले में हम माउंटेन पास को कवर कर लेंगे। माउंटेन पास यानी कि पर्वतीय दर्रे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा, उसके बाद फिर हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ओके, हिंदी मीडियम में भी कराऊंगा मैं, इंग्लिश में भी कराऊंगा, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहला चैप्टर मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया होगा, इसमें आप बाउंड्री लाइन, फ्रंटियर और डिस्प्यूट के बारे में पढ़ोगे। सेकंड होगा आपका फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड, प्लेन्स, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। अगला होगा आपका रिवर सिस्टम, रिवर और आप लेक के बारे में पढ़ोगे इसमें। फिर होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आप इसमें रेनफॉल के बारे में पढ़ोगे। सॉइल ऑफ इंडिया समझ आता है, मिट्टी के बारे में पढ़ोगे आप। एग्रीकल्चर, वन क्षेत्र, सारे के सारे सिलेबस होंगे। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है और हमारा पहला चैप्टर होगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। साथ के साथ मैंने नोट करने को बोला है आपसे, और आप पहला चैप्टर हेडिंग डालोगे जल्दी से, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंडियन ज्योग्राफी शुरू करनी है और उसमें चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक। तो आप हेडिंग डालो फर्स्ट, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मैं जो भी क्लास लेने आऊंगा उसमें क्लास के लास्ट में करीब 10 या 15 मिनट में मैं आपके साथ डाउट भी क्लियर कराऊंगा। ऐसा नहीं करना है कि केवल पढ़ना ही पढ़ना है, कोई डाउट नहीं है। और आप जो मैं थ्योरी कराऊंगा आप उसे अच्छे से पढ़कर आएंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद फिर उसमें कोई डाउट बनता है तो उसे क्लियर करेंगे। और एक चैप्टर कंप्लीट होते ही तुरंत आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके टिक हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस बचता है आपका तो उसमें आप क्लास में डिस्कस करोगे। इंडियन ज्योग्राफी पूरा होते ही हम लोग वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसे डिटेल में करेंगे। हर एक चैप्टर जो होंगे उसके आपके क्वेश्चंस उसके पीडीएफ आपको मिलेगी। और रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो पहले आप एक चैप्टर क्लियर करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे एग्जाम इससे क्लियर हो सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप एग्जाम का लेवल मत देखो, आप अपना लेवल बढ़ाओ। धीरज, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद तुरंत इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप अपना लेवल देखो, एग्जाम का लेवल मत देखो। आप कितना लेवल बढ़ा सकते हो, आप कितना बेहतर कर सकते हो। एनटीपीसी भी कवर होगा
और सर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है? बुक के लिए मैं सारा आपको मैटर बता दूंगा, पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर मैंने आपको बताया एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब बिना कमेंट किए हुए पूरा अच्छे से समझना है इसको। हिंदी में बोलेंगे हम इसको भारत का परिचय। इस पूरे चैप्टर में सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया के क्या क्या नेम हैं। नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे हम इंडिया की क्या क्या लोकेशन है और इंडिया के फ्रंटियर कौन कौन से हैं और डिस्प्यूट क्या क्या है उनसे। भारत के नाम, भारत की स्थिति और फिर अगला पॉइंट होगा विवाद। स्टेप बाय स्टेप हमें कवर करना है। तो पहला पॉइंट होगा जो हमारा इंडिया है उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे। पहला नाम इंडिया हो जाएगा, एक नाम इसका भारत भी है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बाद एक नाम होगा आर्यावर्त और एक नाम होगा जम्बू द्वीप। हिंदी में भी नाम लिख देते हैं। पहला नाम होगा इंडिया, दूसरा नाम होगा भारत, एक हो जाएगा हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। एक एक करके हमें पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर करने हैं। तो पहला पॉइंट होगा कि जो हमारा इंडिया है, हमारा देश जो है, इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। हमारे यहां पर ग्रीक्स आए थे। हमारे यहां कौन आए थे? ग्रीक्स आए थे। ग्रीक्स इन द सेंस हिंदी में बोलेंगे हम इनको यूनानी। तो जो यूनानी आए थे उन यूनानियों ने हमारे देश को नाम इंडिया दिया। क्यों दिया? क्योंकि सिंधु नदी जो है, ग्रीक्स जो आए थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा था। तो उनका कहने का मतलब था कि जो इंडस रिवर के ईस्ट में है वो देश इंडिया कहलाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि इंडिया नाम किसने दिया, तब आंसर क्या होगा? ग्रीक्स ने दिया, यानी कि यूनानियों ने नाम दिया। इसके बाद फिर हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हमारे यहां पर आए थे फिर पर्शियंस। पर्शियन मतलब हिंदी में बोलेंगे हम इसको ईरानी। जब हमारे यहां पर ईरानी आए तो इसी सिंधु नदी को इन्होंने नाम दिया था हिंदू नदी और इन्होंने कहा कि जो हिंदू नदी के पूर्व में है वो हिंदुस्तान कहलाएगा। पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है। यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया। यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया। और अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ये नाम किसने दिया? तब आंसर होगा पर्शियन ने नाम दिया। और अगर आगे हम बात करेंगे आर्यावर्त नाम क्यों दिया गया इंडिया को, तो आर्यावर्त नाम देने के पीछे कारण था इसका, क्योंकि अगर हम बात करेंगे आर्य की, आर्य के बारे में सारे लोगों ने सुना होगा। आर्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान की तरफ एक दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, खैबर पास। तो जो खैबर पास है, खैबर पास से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। और कुछ एविडेंस हमें ऐसे मिलते हैं कि जो आर्यों के यहां पर इंडिया में रहने के एविडेंस हमें देते हैं, मतलब आर्यों के रहने के बारे में जिनसे हमें पता चलता है। तो इंडिया को फिर कहा गया लैंड ऑफ आर्याज। लैंड ऑफ आर्याज यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको आर्यों की भूमि। आर्यों की भूमि कहा जाएगा इसको। तो आर्यों की भूमि यानी आर्यावर्त कहने का कारण क्या है इंडिया को? तो कारण होगा इसका कहने का कि इंडिया में आर्यों का निवास स्थान रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है आर्यावर्त। लास्ट पॉइंट होगा जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है। जम्बू द्वीप कहने का कारण क्या है? ठीक है, जम्बू द्वीप कहने का कारण है क्योंकि जो पुराण के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे पुराण हैं, पुराण में कहीं भी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। पुराण जो है, पुराण में इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से उल्लेख किया गया है। पीडीएफ भी मिलेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। पुराण जो है, पुराण में इंडिया को नाम दिया गया जम्बू द्वीप। अब एक नाम बचता है भारत। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था राजा भरत। तो राजा भरत जो थे, इनके नाम पर ही नाम पड़ा है भारत। इतने नाम से हमारे भारत को जाना जाता है। जो हमारा पहला पॉइंट था, मैंने आपको ये वाला पूरा क्लियर करा दिया। यहां से कभी कभी एक आध क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। मोहम्मद, वेरी गुड मॉर्निंग।
रिपीट कर लेते हैं। इंडिया नाम किसने दिया है? तब आंसर होगा ग्रीक्स ने दिया है। भारत नाम किसने दिया है? तो आंसर होगा राजा भरत के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा? पर्शियन जो आए थे, ईरानी जो आए थे, उन्होंने ये नाम दिया है। आर्यवर्त कैसे पड़ा? तब आंसर होगा लैंड ऑफ आर्यज, यानी भारत आर्यों की भूमि है। जम्मू द्वीप कैसे पड़ा? तब आंसर होगा पुराण के आधार पर। सेकंड पॉइंट होगा इंडिया की लोकेशन कहां है, और बहुत समझने वाला पॉइंट है। इंडिया की लोकेशन कहां पर है, इसको हमें अच्छे से कवर करना है। और आज मैप का भी आज भी यूज करेंगे, और अगली क्लास कल भी मैं लाइव आऊंगा, तो कल आपको मैप लेकर जरूर बैठना है, बिना मैप के आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक, पहला पॉइंट होगा लोकेशन। ध्यान से समझना, लोकेशन का मतलब स्थिति। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जब आप निकालोगे तो लोकेशन किस पर निकालोगे आप? ध्यान रखना, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ग्लोब बनाया था। अगर आपसे पूछा जाता है ग्लोब क्या होता है, तब डेफिनेशन होगी मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब। ओके, हिंदी में कहेंगे हम इसे पृथ्वी का जो प्रारूप होता है, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। मेरी बात को अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे। एक्चुअल में हमें ग्लोब की जरूरत क्या पड़ी? बात यह थी कि सर, बात यह थी कि सर कुछ छोड़िएगा नहीं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। भाई देखो, पहला चैप्टर मुझे क्लियर करने दो पूरा, उसके बाद आप सारी के सारी ये कंप्लेंट करना कि सर कुछ छोड़ना नहीं है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये था कि ग्लोब की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आप भी समझदार हो, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं था जिससे हम पूरी की पूरी अर्थ का मेजरमेंट कर सकते थे। तो फिर हमने क्या किया, आर्टिफिशियली लोकेशन निकालने के लिए, डिस्टेंस को कवर करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहली बात हमने ग्लोब बनाया, यानी कि आर्टिफिशियल एक बॉल ली और उसी को हमने मान लिया कि ग्लोब है। अब इस पर लोकेशन कैसे फाइंड आउट की हमने, तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मानकर चलो ये ग्लोब है, और हमें ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, मैं लिख देता हूं यहां नॉर्थ पोल साउथ पोल। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट अगर हमें करनी है तो हमने क्या किया, इस टाइप से लाइन ड्रॉ की। बात क्लियर है? एक तो हमने इस टाइप से लाइन ड्रॉ की। अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट वाले भाग की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो फिर हमने इस टाइप से लाइन ड्रॉ की इस पे। मतलब मेरा कहने का ये है कि ग्लोब पर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने दो तरीके से लाइन ड्रॉ की इस पे। एक लाइन तो थे हॉरिजॉन्टल, और दूसरे लाइन जो हमने ड्रॉ की वो लाइन थे वर्टिकल। यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको, ग्लोब पर हमने कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची और कुछ हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। बहुत ध्यान से समझना दोनों पॉइंट को। ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ होता है, आर्टिफिशियली हमने मान लिया। अगला पॉइंट होगा हमने लाइंस किस टाइप से ड्रॉ किए, तो आंसर होगा दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कैसे ड्रॉ की, तो यहां एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। इसका मतलब ये 0 डिग्री लाइन को इक्वेटर मान लिया हमने, और इसी के पैरेलल फिर हमने इस टाइप से लाइन ड्रॉ की। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, तब आंसर होगा वर्टिकल लाइन हमने इस टाइप से ड्रॉ की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, इन्हीं लाइन को हमने नाम दिया लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश कहा हमने ना। और जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन जो थी, वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने, जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसको हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूड, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको देशांतर। एक तो हो गया अक्षांश और एक हो गया देशांतर। तो यहां से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ग्लोब पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा, लैटिट्यूड कहा जाता है। वर्टिकल लाइन जो होती है इन्हें क्या कहा जाता है, तब आंसर क्या होगा, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। इतनी बात हमें समझ आती। अब ये लाइंस जो हैं हमें कौन सा लोकेशन या कौन सा डिस्टेंस, हमें किस डिस्टेंस के बारे में जानकारी देंगी। तो लैटिट्यूड लाइन जो होती है ये हमेशा, आप ध्यान रखना, ये नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस को बताएंगी, जबकि
लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है ये बताएंगे आपको डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट के बारे में। ठीक, अब मानकर चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम इस टाइप से मान लेते हैं, ये है। तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं इस टाइप से, तो इन लाइंस को मैं लॉन्गिट्यूड नाम दूंगा, सॉरी लैटिट्यूड नाम दूंगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट मैंने इस टाइप से यहां मान लिया और एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट ये हो गया बी, तो मैं इन लाइंस को नाम क्या दूंगा, तब आंसर होगा इन लाइंस को हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूड, देशांतर कहा जाएगा। और ये लाइन इस टाइप से होंगी। पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मतलब है इनका। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की कि हमारा इंडिया है कहां, तो देखो ध्यान से समझना एक पॉइंट को। ये 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर लाइन हो गई। इक्वेटर लाइन के ऊपर का जो रीजन है इसे कहा जाता है नदर्न हेमीस्फीयर, आप लोगों को पता होगा। जबकि नीचे के भाग को कहा जाता है सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक, तो लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो हमारा इंडिया है कहां, तब आंसर होगा हमारा इंडिया जो है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वो नदर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है। हमारा इंडिया कहां लाइज करता है, तब आंसर होगा हमारा इंडिया लाइज करता है नदर्न हेमीस्फीयर में। हिंदी में बोलेंगे हम इसको, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, तब आंसर होगा ये जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग है। बात क्लियर है। इसके बाद फिर हमने यहां पर एक 0 डिग्री लाइन ये वाली ड्रॉ की, इसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहां है, तब आंसर होगा ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। मतलब हम बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग कहां पर है हमारा इंडिया, तब आंसर होगा ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। इतने पॉइंट हमें समझने हैं, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो हमें यहां से पता चला इंडिया की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा कि इंडिया एक तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, किसके अकॉर्डिंग, तब आंसर क्या होगा लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक, यानी उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत अक्षांश रेखाओं के अनुसार, और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है किसके अनुसार, तब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये पड़ता है देशांतर रेखाओं के अनुसार। अगला पॉइंट और समझना है हमें यहीं से। तो फिर हमारे इंडिया की लोकेशन निकली कहां पर, तो मैं पॉइंट बना रहा हूं, उसे बहुत अच्छे से समझना। मानकर चलो हमारा ये ग्लोब हो गया और ये 0 डिग्री लाइन है। सारे लोगों को पता होगा 23.5 डिग्री जो लाइन है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गई, और कर्क रेखा में पता है कि इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये हमारा इंडिया हो गया मानकर चलो यहां, और ये हो गई 0 डिग्री लाइन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है ये अर्थ का सेंटर है। इंडिया इस इक्वेटर लाइन के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, इस लाइन के इधर है तो फिर ये किस हो गया, ईस्ट में हो गया। अब ध्यान से समझना, जैसे इक्वेटर लाइन ये 0 डिग्री पर है, मानकर चलो यहां पर ये 1 डिग्री लाइन हो गई इक्वेटर से, ये 2 डिग्री लाइन हो गई, तो ये जब हम वैल्यू लिखते हैं कि 23.5 डिग्री है या 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट पर है तो ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। बात क्लियर है ना। मतलब मानकर चलो कोई भी और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वो यहां स्थित है और यहां मैंने पॉइंट आपसे कहा कि ये वाला पॉइंट जो है ये 25 डिग्री पर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां अर्थ के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तब आंसर होगा ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से 25 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे 0 डिग्री लाइन इस टाइप से पास होती है, 0 डिग्री लाइन ये वाली हो गई, 1 डिग्री लाइन ये वाली हो गई, सेम ऐसे ही यहां से एक लाइन पास होगी, तो कोई ऐसी भी तो लाइन होगी, मानकर चलो ये इंडिया है तो इंडिया से टच करते हुए पास होगी, एक ये भी तो लाइन होगी जो इंडिया के नॉर्थ से पास होगी। तो ये लाइन कितने डिग्री पर है, याद रखना, ये 2 तरह से हमें पॉइंट समझने हैं। एक पॉइंट होगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पे और एक होगा 37 डिग्री 6 मिनट पे। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि इंडिया का पॉइंट जो है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर शो कर रहे हैं हम, ये अर्थ के सेंटर से इतना एंगल बनाता है, ये अर्थ के सेंटर से इतना एंगल बनाता है।
अब ये पॉइंट कौन से होंगे तो ध्यान से सुनना आप। जैसे मान कर चलो ये इंडिया हो गया, तो यहां पर जो लाइन पास होगी इस टाइप से, अगर ये ग्लोब है तो ये वाला जो लाइन पास होगी ये कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट पे। और ये वाली लाइन कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसी को हम बोलेंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा इसको। बात समझ आ रही है? सर ये लैटिट्यूड एंगल से होता है, ये अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में होता है, मैं वहां पे आपको समझा चुका हूं। तो अब ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये किस स्टेट में पड़ता है, तब आंसर होगा ये स्टेट पड़ता है तमिलनाडु। ये स्टेट कौन सा पड़ता है, तब आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मतलब मेरा ये है कि इंडिया जो है हमारा, वो इंडिया अर्थ के सेंटर से कितने डिग्री के एंगल पर है। तो मतलब इंडिया का साउथ पॉइंट जो है वो कितने पर है और नॉर्थ पॉइंट जो है वो कितने डिग्री पर है। दोबारा सुनो, जैसे ये पॉइंट है, ये इक्वेटर लाइन हो गई और हमारा इंडिया जो है हम ऐसे मान लेते कि इंडिया यहां पर है। तो इस वाले पॉइंट से होकर एक लाइन पास होती है जो लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट के एंगल पर, और ये अर्थ का सेंटर है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ठीक, ये एंगल 8 डिग्री 4 मिनट है। एक लाइन यहां से पास होती है, ये वाला पॉइंट में लिखा हुआ है कितने डिग्री पर है, आंसर हुआ 37 डिग्री 6 मिनट पर है। इसका मतलब हुआ ये वाला जो एंगल है अर्थ के सेंटर से वो 37 डिग्री 6 मिनट है। सिंपल सी बात है, ठीक। अब अगला पॉइंट होगा कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर से वाली लाइन पास होती है, तमिलनाडु से वाली लाइन पास होती है। तो जम्मू कश्मीर से जो लाइन पास होती है उस पॉइंट का क्या नाम है, तब आंसर होगा इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। मैं सारे पॉइंट आपको लिखते चलूंगा। जम्मू कश्मीर से जो लाइन पास होती है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल, जबकि तमिलनाडु से जो लाइन पास होती है इस पॉइंट का नाम क्या है, तब आंसर होगा इस पॉइंट का नाम है कैप कोमोरिन। इस पॉइंट का नाम है कैप कोमोरिन। बात क्लियर है? आकाश, जो एंगल मैंने लिखा हुआ है ये इतना ही एंगल है। अब जो इंदिरा कोल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, कितने डिग्री पर है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगला पॉइंट होगा कि ये जो पॉइंट है इंदिरा कोल, इसको हम मानते हैं इंडिया का नॉर्थ एक्सटेंशन। इसे कहा जाता है भारत का उत्तरी विस्तार। यानी आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी विस्तार क्या है, ठीक है ना, तब आंसर आपको क्या बताना है, उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इंदिरा कॉल हो जाएगा। कितने डिग्री पर है, आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट पर है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक। अगला पॉइंट होगा कि जो कैप कोमोरिन जो है ये कहां का पॉइंट है, तो आंसर मेरा बहुत ध्यान से सुनना। कैप कोमोरिन जो है इसको कहा जाएगा, मैं इधर लिखता हूं, कैप कोमोरिन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेनलैंड का साउथ एक्सटेंशन होगा। मेनलैंड एक्सटेंशन होगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि ये मुख्य भूमि का विस्तार है। ये क्या है, मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन, यानी सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का, तो आप याद रखना सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट पर नहीं है, ठीक। मैं सुशील आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। जो सदर्न मोस्ट अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता है तो वो कैप कोमोरिन नहीं होगा। वो कौन सा होगा, आंसर होगा उस पॉइंट का नाम होगा इंदिरा पॉइंट। उस पॉइंट का नाम होगा इंदिरा पॉइंट। ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान से समझना है मेरी बात को। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करेंगे इंडिया के मैप की, तो इंडिया का मैप जो है वो आपने देखा होगा नीचे की तरफ से कुछ इस टाइप से मैप बनेगा। यहां पर ये वाला कैप कोमोरिन पॉइंट हो गया, मतलब ये वाली जो लाइन है ये 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन है, और ये हमारा पूरा का पूरा भारत हो गया, ठीक। लेकिन इंडिया का आपने सुना होगा कि एक यहां पर ये यूनियन टेरिटरी भी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, और एक आइलैंड भी कहते हैं हम इसको।
इसका नाम क्या है? तब आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंडमान निकोबार जो है ये भारत का हिस्सा है, मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते हो कि भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। बात क्लियर है? तो ये बंगाल की खाड़ी है यहां पर, तो ये मुख्य भूमि का हिस्सा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत का हिस्सा ना हो। तो अगर मुख्य भूमि का पॉइंट पूछा जाता है तो मुख्य भूमि का पॉइंट तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब आंसर होगा वो सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पर है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब एग्जाम में कौन सा टिक करना है? एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वर्ड सुनना मैं क्या यूज कर रहा हूं, सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आंसर क्या होगा? सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब आंसर क्या लगाना है हमें? तब आंसर होगा कैप कोमोरिन, तमिलनाडु। ठीक, हाँ जी, विजय आइलैंड में ही है ये क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट जो है। और मैं लिख रहा हूं ये कौन से आइलैंड में पड़ता है, तब आंसर होगा ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। दोनों क्वेश्चंस में आप जो मैंने पॉइंट बताए एक बार दोबारा सुन लो। मतलब कि अगर भारत की मुख्य भूमि का पॉइंट पूछा जा रहा है तब तो आंसर होगा कैप कोमोरिन जो यहां पर है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अभी इंदिरा पॉइंट ये वाली लाइन तो 8 डिग्री 4 मिनट है, फिर इंदिरा पॉइंट वाली लाइन तो नीचे है ना, और नीचे जाने पर वैल्यू घटती है, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट पे। बात क्लियर है ना? कन्याकुमारी आकाश, ये कन्याकुमारी में ही पड़ता है, इस वजह से इसको कैप कोमोरिन जो है, आप बोल रहे हो ना एक ही आंसर होगा। एक आंसर नहीं, हम ये बोलेंगे कि कैप कोमोरिन जो है वो कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में ही है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है। जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार इसको दोबारा से कवर करना है और क्वेश्चंस निकालने साथ के साथ। ठीक, विजय सर पूछते हैं, एसएससी में हर साल पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चंस टिक होंगे, वो हर साल पूछा जाए या कब? ग्लोब क्या होता है, तब आंसर होगा मॉडल ऑफ अर्थ को ग्लोब कहा जाता है। हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी थी। ग्लोब पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जबकि वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। बात क्लियर है? इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है सुरेंद्र 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अब इन लाइन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहां पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि इन लाइन के अकॉर्डिंग कहां पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, जो इंडिया है हमारा उसका नॉर्थ पॉइंट कितने डिग्री पर है? तो आंसर होगा ये 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन पास होती है। आगे आप लिख सकते हो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तब आंसर क्या होगा? इंदिरा कोल। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तब आंसर होगा कैप कोमोरिन। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जो कितने डिग्री पर है? आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट पर है। बात क्लियर है यहां तक? अब यहां से एक पॉइंट और समझना है हमें कि जो इंदिरा पॉइंट है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैं नाम लिख रहा हूं इसके। इंदिरा पॉइंट के दूसरा नाम है पारसीन, लाहिचिंग और पिग्मेलियन। ये 3 नाम और हैं इंदिरा पॉइंट के। पिग्मेलियन, ठीक, तो ये नाम भी और मैंने इसके बता दिए, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन, पारसीन, लाहिचिंग। ये जो मैंने अभी एक्सटेंशन बताया आपको ये इंडिया का हो जाएगा। केवल यहां से 3 क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं और वो क्वेश्चंस होंगे, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो आंसर होगा इंडिया का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है। मतलब अगर ये इंडिया है तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, इंडिया का नॉर्थ पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट। साउथ पॉइंट, तब आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, और अगर ये वाला पूछा जाता है तो ये वाला अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की, तब आंसर होगा डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। एक बार मैं मैप बनाकर मैप पर भी अभी समझाऊंगा। 3214 किलोमीटर है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब हम वर्टिकल लाइन वाला पढ़ेंगे।
एक बार पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट होगा कि इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट है वो कौन सा है, तब आंसर होगा नॉर्थ पॉइंट इंदिरा कोल है। इंडिया का साउथ पॉइंट कौन सा है, मेनलैंड का कैप कोमोरिन। और सदर्न मोस्ट कौन सा है, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के किस किस नाम से जाना जाता है, तब आंसर होगा इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन, पारसीन और लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अब ईस्ट वाले पॉइंट और समझ लो। अगला पॉइंट होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले में। देखो ध्यान से सुनना, अभी हमने एक पॉइंट ये वाला समझा है कि इंडिया का ये वाला पॉइंट जो है वो कितने डिग्री पर है, ठीक। तो हमें अभी पता चला कि 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये भी तो समझने हमें, तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। सेम ऐसे ही लिख देता हूं मैं यहां। इधर वाला जो पॉइंट होगा इसको मानते हैं वेस्ट और इधर वाले पॉइंट को मानते हैं ईस्ट, ठीक। तो जो वेस्ट वाला इंडिया का पॉइंट है, ये वेस्ट वाला कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा ये वेस्ट वाला पॉइंट होगा 68 डिग्री 7 मिनट। और ये वाला कितने पर होगा, ईस्ट वाला, मतलब यहां वैल्यू भी लिख लेते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट। और ये वाला कितने पर होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान से सुनना है पॉइंट। अच्छा, इसमें मेनलैंड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना तो भारत के इधर कोई सागर या महासागर है या द्वीप है, ना भारत के इधर कोई सागर या महासागर या द्वीप है। बात क्लियर है। तो यहां इंडिया का जो वेस्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है और इंडिया का जो ईस्ट पॉइंट है नाम क्या है, तो ध्यान से सुनना। पहले राजहर क्रीक था, अब इसका नाम हो गया है गुहार मोती कहा जाता है इसको, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो गौर माता, इसको कहा जाता है गौर माता। और इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, तब आंसर होगा इस वाले पॉइंट को कहा जाता है किविथु। इस वाले पॉइंट को नाम दिया जाता है किविथु। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाता है कि गुहार मोती जो है ये कहां किस राज्य में है, सारे लोगों को पता होगा कि इंडिया के यहां पर कौन सा स्टेट पड़ेगा भाई, ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहां अरुणाचल प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और यहां पर गुजरात। तो ये वाला पॉइंट तो गुजरात में हो जाएगा और ये वाला पॉइंट कहां हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, तो ये वाली डिस्टेंस होगी 2933 किलोमीटर। लिख देता हूं मैं यहां 2933 किलोमीटर की ये वाली डिस्टेंस होगी। जबकि ये वाली डिस्टेंस कितनी बताई थी, एक बार रिपीट कर लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ वाली, आंसर होगा 3214 किलोमीटर। मेरे भाई परेशान मत होना बिल्कुल भी, हर एक पॉइंट क्लियर करा के जाऊंगा और लास्ट में डाउट भी लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। अगला पॉइंट होगा हमारा, अब तक हमने पूरा समझ लिया कि है क्या, ग्लोब क्या है, तो आंसर होगा मॉडल ऑफ अर्थ होता है। एक एक पॉइंट मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्लोब पर हमने दो तरीके से लाइन ड्रॉ की है, एक तो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। शुद्ध भाषा में समझ लो आप, ग्लोब पर हमने दो तरह से लाइन ड्रॉ की है। आंसर होगा कौन कौन सी लाइन थी, तो जो ग्लोब पर हमने लाइन ड्रॉ किए थे उन लाइन में एक तो लाइन थी लेटी हुई लाइन जिनको अक्षांश कहा था, और एक थी खड़ी लाइन जिनको हमने क्या कहा था, तब आंसर होगा खड़ी लाइन को कहा था देशांतर। अगला पॉइंट होगा कि अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तब आंसर होगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पे। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, और ये पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। लोकेशन हमारी इंडिया की निकल कर आती है इतनी। अब हमें समझना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आगे बढ़ने वाले हैं कि इंडिया की बाउंड्री क्या है। अब इस चीज को जो मैंने आपको समझाया है मैप पर कवर करते हैं इसको। अगली क्लास में जब आप आओगे तो पक्का मैप लेकर ही बैठोगे आप। देखो
ये हमारा इंडिया हो गया। थोड़ा सा कट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया है आपको, ये तो बताया था अभी 8 डिग्री 4 मिनट पर। ये वाला जो यहां पॉइंट होगा ये बताया था मैंने अभी आपको कितने पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। लगभग यहां जो पॉइंट पड़ेगा ये वाला कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पर। और लास्ट में यहां बना देता हूं मैं, ये कब कितने डिग्री पर होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक, हाँ एटलस का भी यूज करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये वाले पॉइंट हमने अभी आज की क्लास में इतने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, इनका नाम क्या क्या है, तो यहां नाम भी लिख लेते हैं हम। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल, इंदिरा कोल हो जाएगा ये वाला पॉइंट। इसको हमने नाम दिया था अभी गुहार मोती, इसको नाम दिया अभी हमने किविथु, और इसको नाम दिया था हमने अभी क्या, कैप कोमोरिन। और अगर आपसे पूछा जाता है यहां पर ये अंडमान निकोबार हो जाएगा इस टाइप से, तो ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पर है, तब आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अब अगला स्टेप होगा, लोकेशन तो समझ आती है हमारी कि इंडिया की बाउंड्री कितनी है, फिर बाउंड्री लाइन की क्या कंडीशन है, यानी कि भारत की सीमा कितनी है। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इंडिया की बाउंड्री कितनी है, कैसे क्या है। पहले हम देश लिख लेते हैं यहां पे, यहां पड़ेगा देखो पाकिस्तान, लगभग इस वाले एरिया से इस टाइप से ये पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक, ऊपर की साइड यहां जो पड़ेगा इस देश का नाम होगा चाइना, यहां पड़ेगा नेपाल, यहां पड़ेगा भूटान, म्यांमार को मैं यहां लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है, ये वाला म्यांमार हो जाएगा, यहां पड़ेगा बांग्लादेश, यहां हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद फिर यहां पड़ेगा एक कंट्री मालदीव्स, मालदीव पड़ेगा यहां पे, और यहां पर एक देश पड़ेगा जिसका नाम है SL लिख रहा हूं मैं, श्रीलंका। इतने देश जो हैं वो पूरे के पूरे देश जो है हमारे भारत से टच होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हमें ध्यान से समझना है। देखो बाउंड्री जो होती है ये बाउंड्री कितने प्रकार की हो सकती है, पहले पूरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैंने आपको इतने यहां पर कंट्री जो है बता दी कौन कौन से इंडिया से टच होते हैं। पहली बाउंड्री का टाइप हो सकता है फिजियोग्राफिक बाउंड्री। ठीक है ना, फिजियोग्राफिक बाउंड्री हो सकती है पहली बाउंड्री जो होगी, यानी भौगोलिक सीमा। फिजियोग्राफिक बाउंड्री जो होगी किन्हीं भी दो देशों की, वो किसके बेस पर डिसाइड की जाएगी, तो याद रखना आप, ये माउंटेन के बेस पर डिसाइड की जाती है। माउंटेन है, कोई रिवर है, ये इनके बेस पर डिसाइड की जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका फिजियोग्राफिक बाउंड्री का, तो याद रखना एग्जाम्पल में जो आता है वो एग्जाम्पल में आएगा अफगानिस्तान यहां टच होगा इतने एरिया में, ये वाला जो यहां अफगानिस्तान और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे जर्मनी है, सॉरी फ्रांस है, ठीक, फ्रांस और दूसरा देश एक मान लेते हैं हमने, फ्रांस के बाद आपने सुना होगा जैसे स्विट्जरलैंड है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, बहुत ध्यान से समझना दोनों पॉइंट को। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड की जाती है वो माउंटेन द्वारा डिसाइड की जाती है, और माउंटेन का नाम क्या है, तब आंसर होगा जूरा माउंटेन। तो ये एक फिजियोग्राफिक बाउंड्री हो गई। ठीक, अगला पॉइंट समझो, फ्रांस हो गया, फ्रांस और एक तरफ दूसरी तरफ जर्मनी हो गया,
फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी बाउंड्री है, सॉरी क्या है इसके बीच, तो फिजियोग्राफिक बाउंड्री का पार्ट होगा। माउंटेन कौन सा होगा, तब आंसर होगा, आपने सुना होगा माउंटेन का नाम वासजेस माउंटेन, तो ये फिजियोग्राफिक बाउंड्री का टाइप हो गया। सेकंड होता है जियोमेट्रिकल बाउंड्री, सेकंड टाइप होता है जियोमेट्रिकल बाउंड्री का, यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको ज्यामितीय सीमा। ज्यामितीय सीमा का मतलब क्या है, ठीक है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है सर, इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन होती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि यही लाइन इतने ही डिग्री पर जब साउथ में होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री का मतलब क्या होगा, इसको आप डिसाइड करोगे लैटिट्यूड के बेस पर और लॉन्गिट्यूड के बेस पर, यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको डिसाइड किया जाता है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल में कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा जो है, ये समांतर रेखा किस किस के बीच स्थित है, तो आप इसमें आंसर क्या टिक करते हो, कनाडा और यूएसए के बीच में है। तो ये कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है वो किस प्रकार की बाउंड्री है, ये ज्योमेट्रिकल बाउंड्री है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 38 पैरेलल लाइन जो है ये किस किस के बीच है, तो आप इसमें आंसर क्या लगाओगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। तो ये जो मैंने आपको दो टाइप बताए, ये पहला हो गया आपका फिजियोग्राफिक बाउंड्री और दूसरा हो जाएगा आपका जियोमेट्रिक बाउंड्री। ये दो प्रकार के पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग से पढ़ा दूंगा। तीसरा टाइप आता है बाउंड्री का, मैं यहां लिख लेता हूं तीसरे टाइप को, वो होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड भी कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको कह सकते हो पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है ना। पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि आप इसको बोलोगे राजनीतिक सीमा या कृत्रिम सीमा भी कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब क्या होगा, आपने क्या किया, पॉलिटिकल एविडेंस के बेसिस पर, पॉलिटिकल एविडेंस के बेसिस पर आपने क्या किया, दो देशों की सीमा रेखाओं का निर्धारण किया, और वो भी कैसे, आर्टिफिशियली। जैसे इंडिया की जो बाउंड्री लाइन होगी वो ज्यादातर फिजियोग्राफिक भी नहीं है, ना ही ज्योमेट्रिकल बाउंड्री है। हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इंडिया की जो बाउंड्री है वो कैसी है, तब आंसर होगा इंडिया की जो बाउंड्री है वो है आर्टिफिशियल। जैसे पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों अलग होते हैं, ये भी मैन मेड है। भाई यहां पे रेड क्लिफ नाम का जो व्यक्ति था उसने लैंड ड्रॉ कराई यहां पे। दूसरा पॉइंट, इंडिया चाइना ये कैसी है, ये भी पॉलिटिकल है। क्यों, मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसने डिसाइड करा ये वाली लाइन। इंडिया अफगानिस्तान सारे लोगों को पता होगा, डूरंड लाइन ये भी कैसी है, डूरंड लाइन जो है ये भी एक मैनमेड लाइन है। तो हमें इतना बस ध्यान में रखना है कि हमारे इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है ज्यादातर वो बाउंड्री लाइन कैसी है, तो आंसर होगा इंडिया की जो बाउंड्री है वो आर्टिफिशियल या पॉलिटिकली बाउंड्री है जो इसके अपने देशों के साथ शेयर होती है। पॉइंट क्लियर है यहां तक। 3 प्रकार बताए थे मैंने आपके बाउंड्री के, और ये आपको साथ के साथ नोट भी करने थे। अब अगला पॉइंट देखो, अब हम समझना शुरू करते हैं कि बाउंड्री की आगे स्थिति क्या है। हाँ जी, अभी थोड़ा नोट करना बंद करना, ध्यान से समझना। विजय, मानना या न मानना अलग बात होती है, बीच में है, बस हमें इतना ध्यान में रखना है। चाइना कभी नहीं मानता कि मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। वो आज की क्लास में मैं समझाऊंगा क्यों नहीं मानता है, लेकिन एग्जाम में तो हम यही टिक करेंगे ना कि चाइना और इंडिया के बीच में है। हाँ भाई, तो बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो हमें इतना समझ आया अब तक कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो कैसी है, तो आंसर होगा मैक्सिमम बाउंड्री जो है वो आर्टिफिशियल टाइप की है, यानी कि कृत्रिम प्रकार की है। ठीक, अब समझना शुरू करते हैं कि बाउंड्री को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इंडिया का जो साउथ वाला भाग है, ये
साउथ वाले भाग की बात करेंगे तो इधर कौन सा सी पड़ता है, तो आंसर क्या होगा, अरेबियन सी, यानी अरब सागर पड़ता है। इधर क्या पड़ता है, तो आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। नीचे की तरफ क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन। तो यहां से हमें एक बात समझ आती है कि इंडिया के यहां भी पानी है पूरे के पूरे एरिया में, तो ये कैसी बाउंड्री हो जाएगी, कोस्टल बाउंड्री या वाटर बाउंड्री, और यहां भी पानी है। जबकि ऊपर वाले भाग की बात करेंगे हम, यहां से लेकर लास्ट यहां तक का जो एरिया है, यहां क्या है, पूरा का पूरा ये सब ये लैंड एरिया है। तो इंडिया की बाउंड्री जो है वो हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो होगी वाटर बाउंड्री और सेकंड होगी इंडिया की लैंड बाउंड्री। यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको भारत की जलीय सीमा, और इसे कहा जाएगा भारत की स्थलीय सीमा। दो प्रकार की बाउंड्री हो जाएगी। ठीक, राजेश क्या डाउट है आपका, क्वेश्चन करो, मैं आपका आंसर दूंगा। लैंड बाउंड्री और एक होगा वाटर बाउंड्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। लैंड बाउंड्री का मतलब यह हुआ कि इंडिया की यहां से लेकर ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये लास्ट यहां तक कितनी है, तब आप आंसर क्या टिक करते हो उसमें। ये लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। और यहां से लेकर यहां तक की जो ये वाटर बाउंड्री है, ये पूरी की पूरी वाटर बाउंड्री जो है ये कितनी है, तब आंसर होगा, वाटर बाउंड्री आप लगाते हो लगभग 6100 किलोमीटर। लेकिन मेरे भाई एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी है वाटर बाउंड्री, अगर टोटल वर्ड आप यहां पर यूज किया जाता है तो ये बढ़कर हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये क्यों बढ़ी, ये तो थी मेनलैंड की, जैसे लास्ट हमने एक्सटेंशन समझा था। अगर पूछा जाता है कि टोटल कितनी है, तो आप याद रखना इसमें वर्ड यूज किया जाता है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। हिंदी में बोलेंगे हम इसको इंक्लूडिंग आइलैंड्स का मतलब क्या है, तब आंसर होगा, दिलीप का डाउट है सर हमारा कितना पार्ट चाइना के पास है, मैं पूरा समझा दूंगा। चाइना के पास जो है, एक तो हमारा ये इतना एरिया है, इसको कहा जाता है अक्साई चाइना, और एक यहां पर एरिया है, ये पाकिस्तान ने 1962 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था। यहां LAC लाइन है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस पॉइंट को समझ लो आप, मतलब अगर हम द्वीपों को शामिल कर लेंगे तो ये बढ़ जाती है, और द्वीपों सहित कितनी हो जाती है, तो आंसर होगा 7516.6 हो जाती है। ठीक, तो यहां से हमें पता चला कि इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है वो तो है 6100 किलोमीटर, और जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक, हाँ भाई, अब यहां से हम एक एक करके लैंड बाउंड्री को समझना शुरू करेंगे। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आपके एक एक क्वेश्चन समय छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने, और कराने के लिए मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता था इसको, लेकिन मैंने थोड़ा यहां समझाने की कोशिश की, और आप लोगों को भी कवर करना है। हाँ जी, अब देखो लैंड बाउंड्री में कौन कौन सा भाग आ सकता है। तो अगर लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो यहां से देखो कंट्री लिखना शुरू करेंगे हम। पहला कंट्री कौन सा आएगा, पाकिस्तान। दूसरा कंट्री यहां कौन सा आ जाएगा, चाइना। तीसरा कंट्री यहां कौन सा आ जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान से और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब हमें करना क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चंस आज की क्लास में अब तक जो मैंने कराए एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। पहला क्वेश्चन होगा, हाँ NTPC पूरा कवर होगा। पहला क्वेश्चन होगा इंडिया का नॉर्थ एक्सटेंशन कितना है, तो आंसर क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल। साउथ एक्सटेंशन कितना है इंडिया का, मेनलैंड का, कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। सदर्न मोस्ट कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस किस नाम से जाना जाता है, तब आंसर होगा पार्शियन, लाहिचिंग, पिग्मेलियन। ओके, अनीता जी ये इसमें कवर करेगा।
वेस्ट बंगाल के नीचे तक वाला ये एरिया रहेगा, हाँ ये यहां तक जो है, क्योंकि यहां तो बांग्लादेश आ जाएगा ना, ठीक। और प्रीतम सर लिखने का समय नहीं मिलता है, थोड़ा सा आज की पहली क्लास है तो इसमें आप समझने पे ज्यादा फोकस करो, बाद बाकी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, तो पीडीएफ में सारा सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक पॉइंट और समझना है हमें कि जो इंडिया है, इंडिया की वाटर बाउंड्री कितनी है, 6100 किलोमीटर है, और नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15200 किलोमीटर है, ठीक। अब देखो हमें एक एक पॉइंट कवर करना है, और वो पॉइंट क्या होगा, इस मैप को भी रफ कर लेते हैं। हमें यहां से एक एक कंट्री के साथ हमारा क्या डिस्प्यूट है, काफी इंटरेस्टेड भी होता है वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, और ये सारी चीजें कवर करेंगे हम लोग अभी मैप से। शुरुआत हमें कहां से करनी है, तो आंसर होगा पाकिस्तान।